हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने आग्रह किया था कि ये जो बुक हमने चुनी है बालाजी पब्लिकेशन कक्षा 10 की, तो उससे आप लोगों ने कहा था कि त्रिकोणमिति सेक्शन को पहले कवर किया जाए। तो जैसा कि स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति सेक्शन को बुक में इकाई 5 के अंतर्गत रखा गया है और बोर्ड परीक्षा में इसके लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। 12 अंक के क्वेश्चन इससे आएंगे। त्रिकोणमिति सेक्शन के यहाँ 3 पार्ट हम देख रहे हैं। एक में त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान जिनमें 30 डिग्री, 45, 60, 0 और 90 डिग्री के होंगे और इनके बीच संबंध। एक चीज़ बता दें, यहाँ पे जो हाई स्कूल लेवल में जो त्रिकोणमिति ली गई है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति है। तो एक कोण तो इसमें 90 अंश हो ही गया, बाकी जो 2 कोण बचे इनका जो सम है, इनका जो योगफल है वो 90 डिग्री होगा। दूसरा पार्ट है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को स्थापित करना, यानी कि इसको प्रूव करना, इसको डिराइव करना बताया जाएगा और उसका प्रयोग, इसके द्वारा हम क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं और इसके क्या प्रयोग हैं वो तो एक्सरसाइज में पता चलेगा। और जो पूरक कोण है, पूरक कोण उनको बोलेंगे जिन कोणों का योगफल 90 अंश हो। जिन 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है उनको हम पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में भी हम सीखेंगे। इसके अलावा एक सेक्शन और ऊंचाई दूरी रखी गई है, जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई दूरी पर साधारण प्रश्न परीक्षा में आएंगे। और एक ख़ास बात और कि उन्नयन कोण जो होगा या अवनमन कोण होगा वो 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश का ही होगा। इन तीनों टॉपिक को बुक में 2 चैप्टर के द्वारा कवर किया गया है। एक चैप्टर है त्रिकोणमिति अनुपात और असमीकाएँ, दूसरा है ऊंचाई और दूरी। आज हम पहला चैप्टर इसका ले रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात और असमीकाएँ। तो ये जो चैप्टर है बुक में अध्याय 10 में दिया गया है, त्रिकोणमिति अनुपात एवं असमीकाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज एंड आइडेंटिटीज़। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, निश्चित कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जैसा कि पीछे टॉपिक में दिया गया था, संबद्ध कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति असमीका आइडेंटिटीज़, इनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के परिचय पे आते हैं। जैसा कि हिंदी में देखते हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोण का मतलब है 3 कोने वाली कोई आकृति, जिसको कि हम त्रिभुज कहते हैं। एक बार फिर से जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ हाई स्कूल में केवल समकोण त्रिभुज के विषय में बात की जाएगी। त्रिकोणमिति के अंतर्गत केवल समकोण त्रिभुज के विषय में बातचीत हाई स्कूल में की जाएगी। तो त्रिकोण का मतलब एक तरीके से त्रिभुज हो गया, वो भी हाई स्कूल लेवल में देखें तो समकोण त्रिभुज। और मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का अगर हम अर्थ समझें तो इसका अर्थ निकला कि त्रिभुज की भुजाओं को, कोणों को मापना, त्रिभुज की माप से संबंधित है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं।
तो इनको मापने पर आधारित इनकी कुछ वैल्यू देने के बाद बाकी वैल्यू को पता करना, ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत आएगा। और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन, जो कि ग्रीक शब्द से लिए गए हैं। फिर आगे हम देखते हैं कोण। एक बात और बता दें कि यहाँ पे ये जो हमने फ़ोटो ली हैं वो उसी बुक की ही हैं, और ये हमने जानबूझ के इसलिए ली हैं जिससे कि यही बुक आप लोगों के पास भी है, तो अपने पास जो बुक है उससे देख के ये समझ सकते हैं अच्छे से। और वीडियो देखने के बाद कभी भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, पूरा मटेरियल आपके हाथ में रहेगा। इसीलिए हमने पढ़ाने का ये तरीका चुना है। फिर बाद में अगर आप लोग कहते हो तो हम बोर्ड में भी बता सकते हैं, लेकिन अभी हमको फ़िलहाल ये ठीक लग रहा है। अब आप लोग बताना कि ये ठीक है या नहीं तो हम बोर्ड से बताएंगे, ठीक है, जैसा भी हो बताना। तो कोण क्या होते हैं? जैसे कि एक बिंदु से चलने वाली दो किरणें, एक ये किरण जा रही है और दूसरी किरण ये है, तो इन दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम कोण बोलते हैं और इसको थीटा से व्यक्त करते हैं। कोण का एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कोई एक रेखा है और वो एक बिंदु पर फिक्स है और ये पूरी रेखा इसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये रेखा इसके चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो इस रेखा की ये प्रारंभिक स्थिति है, इसको आदि रेखा बोलेंगे, आदि भुजा बोलेंगे। और यदि ये थोड़ी देर बाद घूम के यहाँ पे आ जाए, इस स्थिति को रेखा की अंतिम स्थिति बोलेंगे। और इन दोनों के बीच का जो झुकाव होगा उसको हम कोण बोलेंगे और थीटा से व्यक्त करेंगे। कोण को थीटा, अल्फा, बीटा आदि से व्यक्त किया जाता है। तो ये आदि भुजा, इनिशियल साइड, और ये अंतिम भुजा, टर्मिनल साइड कही जाती है। और इस बिंदु को शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कोणों के प्रकार। कोण दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो, ये जो रेखा है परिक्रामी रेखा इसको बोलते हैं। ये परिक्रामी रेखा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुइयों की गति की विपरीत दिशा। अगर ये रेखा इस एरो के डायरेक्शन में घूम रही है तो इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो झुकाव होगा उसको हम धनात्मक कोण बोलेंगे। ये धनात्मक कोण है। और अगर यही रेखा क्लॉकवाइज घूमने लगे, इस डायरेक्शन में घूमे, तो जो इसकी आदि और अंतिम स्थितियां हैं उनके बीच के झुकाव को ऋणात्मक कोण कहेंगे। फिर है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? किसी भी तल को, कागज़ के तल को या बोर्ड के तल को अगर चार बराबर भागों में बांट दिया जाए, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, तो इस तरीके से पूरा जो तल है, सरफेस है, जो सतह है, वो चार भागों में बट जाती है। तो इस भाग को हम पहला भाग, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा भाग कहते हैं। ये पहले से ही मान्यता चली आ रही है। ऐसे बोलने को तो हम किसी भी भाग को पहला भाग ले सकते हैं, अगले को दूसरा ले सकते हैं, लेकिन ये हमारी मान्यता चली आ रही है। तो जैसा पहले से लोग मानते आ रहे हैं
उसी के अनुसार ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में जो कोण होगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच का होगा। दूसरे चतुर्थांश में 90 और 80 डिग्री के बीच का होगा। तीसरे में 180 और 270 के बीच का होगा और चौथे में 270 से बड़ा और 360 अंश से छोटा कोण होगा। कोण को मापने की अलग अलग विधियाँ। कोण की माप और उनकी इकाइयाँ। कोण को षष्टिक पद्धति, शतिक पद्धति और रेडियन पद्धति या वृत्तीय पद्धति में नापा जाता है। षष्टिक पद्धति में क्या होता है, जो अभी अभी हमने 4 पार्ट करे थे, तो प्रत्येक पार्ट को ये पार्ट एक समकोण, ये एक समकोण, ये चारों पार्ट एक एक समकोण होते हैं। समकोण यानी कि 90 डिग्री इनको हम बोलते हैं। समकोण, एक समकोण बराबर 90 अंश। तो षष्टिक पद्धति में यही किया गया है। ये जो एक समकोण है, जो क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखा हैं, इनके बीच जो 90 अंश का कोण बनना है, इसको समकोण बोलते हैं। तो अभी हम फिलहाल 90 अंश नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये एक समकोण है, ये एक समकोण है। ठीक है, ये एक समकोण है और ये समकोण को अगर हम बराबर बराबर 90 भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग एक अंश बोला जाएगा। प्रत्येक भाग को एक अंश कहेंगे और इस अंश के अगर बराबर बराबर छोटे छोटे 60 पार्ट कर दिए जाएं तो जो एक छोटा सा पार्ट निकलेगा, बनेगा, छोटा सा जो पार्ट बनेगा उसको हम 1 मिनट कहेंगे। फिर इसके आगे अगर इस 1 मिनट के भी छोटे छोटे बराबर बराबर 60 पार्ट कर दिए जाएं तो एक छोटा सा पार्ट 1 सेकंड कहा जाएगा, उसको 1 सेकंड बोला जाएगा। तो इस तरीके से षष्टिक पद्धति में हम क्या देखते हैं कि चतुर्थांश का एक पार्ट एक समकोण, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दें तो एक छोटा पार्ट एक अंश, उस अंश के भी छोटे छोटे पार्ट कर दें तो एक 60 पार्ट करें तो एक छोटा पार्ट 1 मिनट और उस मिनट के भी छोटे छोटे 60 पार्ट कर दें तो एक छोटा पार्ट 1 सेकंड कहा जाएगा। षष्टिक पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। फिर शतिक पद्धति। शतिक पद्धति, जो शतिक शब्द है वो शत से लिया गया है। शत का मतलब होता है 100। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिशत, तो शत का मतलब 100, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर। तो वो शतिक पद्धति है। इसमें जो समकोण है इसको बराबर बराबर 100 भागों में बांटा गया है। एक छोटे से भाग को एक ग्रेड कहते हैं। एक समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, उसको एक छोटे पार्ट को एक ग्रेड बोलते हैं और ग्रेड को जी से व्यक्त करते हैं, एक ग्रेड। और इसके पहले एक अंश, अंश को ऐसे लिखा जाता है और ये एक ग्रेड है, ये एक अंश है। तो यहाँ पर समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक पार्ट को एक ग्रेड कहते हैं और ग्रेड को फिर से 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। और अब जो छोटा पार्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं 1 मिनट और मिनट को फिर से 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और अब जो छोटा पार्ट मिलता है उसको हम सेकंड कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो षष्टिक पद्धति और दूसरे शतिक पद्धति। तो षष्टिक पद्धति में 90 पार्ट करे जा रहे थे और इसमें 100 भाग करे जा रहे हैं। तो क्लियर है कि षष्टिक पद्धति का एक पार्ट शतिक पद्धति के एक पार्ट से बड़ा ही होगा।
तो एक अंश एक ग्रेड से बड़ा होगा, एक मिनट षष्टिक पद्धति का और एक मिनट ये शतिक पद्धति का बड़ा होगा। ये जो षष्टिक पद्धति है इसका मिनट इससे बड़ा होगा और ऐसे ही सेकंड इसका बड़ा होगा इससे। यहाँ पे कुछ बताया भी जा रहा है, उसको देख लें। अब आता है रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति को वृत्त से जोड़ दिया गया है। तो अगर इस वृत्त के 4 बराबर पार्ट करें, जैसे चाहे हम किसी समतल के 4 पार्ट कर लें या वृत्त के 4 पार्ट कर लें, तो ये जो 4 पार्ट होते हैं, अभी इनको हम समकोण बोल रहे थे। अब ये पूरे कोण को, ये पूरा कोण हो गया, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण, जो कि डिग्री में देखें तो 360 डिग्री का होता है। ये जो कंप्लीट एंगल है इसको 360 डिग्री लिया जाता है और रेडियन पद्धति में इस 360 डिग्री को हम 2 पाई ले लेते हैं। तो इस तरीके से पाई इक्वल आ जाता है 180 अंश। और ये पाई जो है रेडियन बोला जाता है, ये पाई रेडियन है। यहाँ पे 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन 360 अंश, तो पाई रेडियन 180 अंश। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि एक रेडियन, रेडियन को सी से व्यक्त करते हैं, ये 180 और बटे पाई। अब जो भी वैल्यू आएगी उसमें डिग्री लग जाएगा, इतने डिग्री। रेडियन की माप जो होती है वो अचर रहती है, बदलती नहीं है। रेडियन का मान वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। एक रेडियन किसे कहते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। कोई भी वृत्त हो, उस वृत्त की जितनी त्रिज्या की लंबाई है उतनी ही लंबाई के चाप के द्वारा जितना कोण केंद्र पे बनता है उसको हम एक रेडियन कहते हैं। रेडियन का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए त्रिज्या चाहे एक इकाई की ली जाए या कितनी भी त्रिज्या ले ली जाए, त्रिज्या पे रेडियन का मान निर्भर नहीं करता है। पाई का अर्थ और पाई का मान, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम पाई के बारे में बता चुके हैं और यहाँ पे कह रहा है कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात सदैव अचर रहता है। कहने का मतलब ये जो वृत्त की परिधि है ये पूरी लंबाई और व्यास की लंबाई से उसकी जो परिधि है उसकी लंबाई में भाग करें तो एक अचर संख्या मिलती है और इसी को हम पाई कहते हैं। इसी से एक फॉर्मूला बना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जूनियर सेक्शन में, कि परिधि बराबर होता है पाई गुणा व्यास। अगर व्यास को हम डी से व्यक्त करें तो परिधि बराबर पाई गुणा डी। अगर व्यास चूँकि त्रिज्या का दुगुना होता है तो पाई और इंटू 2r, यानी कि परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई r। परिधि को c से निरूपित करते हैं तो c इक्वल 2 पाई r। ये सब लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पाई की जो वैल्यू है, सामान्य रूप से हम 22/7 पाई की वैल्यू लेते हैं और इसका मान है 3.1428 ... ये अभी अगर 22 में 7 से डिवाइड करें तो ये पूरा भाग कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो पाई की हम ज़्यादातर 3.14 वैल्यू ले लेते हैं और ये एक अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पे विशेष में भी ये बताया गया है कि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, आर वृत्त की त्रिज्या है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक भुजा की परिक्रमा केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। ये प्रारंभिक भुजा है और ये प्रारंभिक भुजा अगर पूरा एक चक्कर लगा के अपनी फिर स्थिति पे आ जाए तो यहाँ केंद्र पे जो कोण बनता है वो 2 पाई बनता है। अभी हम बता चुके हैं। एक रेडियन को 1 और उसके ऊपर सी बना के लिखते हैं, ये बात हम बता चुके हैं। एक रेडियन का जो मान है वो सब लोग ध्यान में रखेंगे। पद्धतियों में संबंध, रिलेशन बिटवीन द सिस्टम्स। अभी ये जो तीनों पद्धतियाँ बताई गई हैं इनमें संबंध, तो हमने क्या सीखा कि जैसे इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये एक समकोण और ये एक समकोण, 2 समकोण हो गए। तो अगर डिग्री में हम देखते हैं तो 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री हो गए। और ग्रेड में देखते हैं तो 100 ग्रेड ये और 100 ग्रेड ये, 200 ग्रेड हो गए। और रेडियन में देखते हैं तो ये पूरा 2 पाई रेडियन है तो ये आधा पाई रेडियन हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि डी, जी और सी का अनुपात हो जाएगा 180 अनुपात 200 अनुपात पाई, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। डी, जी और सी का 180, 200 और पाई का अनुपात है। इसको थोड़ा और सिंपल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा D/90 इक्वल G/100 इक्वल 2C/पाई। इनको सेपरेट करके भी हम इनकी वैल्यू को ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे विशेष में हम देखते हैं कि एक रेडियन बराबर होगा पाई/180 डिग्री, तो ये माप डिग्री में आ जाएगी। हाँ, तो अब है सामान्य कोणों के डिग्री माप और रेडियन माप में संबंध। ये टेबल बनी हुई है, इसमें सब लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा हम रिलेट करने का प्रयास करेंगे। रेडियन में हम क्या करते हैं कि जैसे ये वृत्त है और इसके बराबर बराबर 4 पार्ट कर दें तो पूरे वृत्त के माप को, यानी कि पूरे कोण को, संपूर्ण कोण को यहाँ पे हम 2 पाई लेते हैं। और इधर डिग्री माप में क्या है कि इसी वृत्त के 4 पार्ट करें तो इन चारों पार्ट को हम 360 डिग्री लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका पूरा कोण 360 अंश, इसका पूरा कोण 2 पाई, यानी कि 2 पाई और 360 ये दोनों इक्वल हुए। यहाँ से हम चल रहे हैं तो 2 पाई इक्वल 360। अब 2 पाई में 2 पाई इक्वल 360 डिग्री। अब इसमें दोनों में 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, पाई इक्वल 180 डिग्री। हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो पाई/2 इक्वल आ गए 90 डिग्री। हम यहाँ पे आ गए। अब इसको फिर 2 से डिवाइड कर दो तो हम आ जाएंगे यहाँ पे पाई/4 इक्वल 45 डिग्री। और अगर हम ये पाई इक्वल 180 को 6 से डिवाइड कर दें तो पाई/6 इक्वल 30 डिग्री हो जाएगा। और पाई/2 इक्वल 90 है, इसका 3 गुना ले लें तो हमें मिल जाएगा 3 पाई/2 इक्वल 270 डिग्री। इसी का ये 3 गुना हो गया। और जो पाई की वैल्यू है, पाई इक्वल 180 डिग्री, ये जो वैल्यू दिख रही है, इसमें अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो पाई/3 इक्वल 60 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यू
सब लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि हाई स्कूल लेवल में जो त्रिभुज लिया जाएगा त्रिकोणमिति से संबंधित, वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं सब लोग, एक ये समकोण त्रिभुज है। ए शीर्ष बिंदु है, AM और AP ये दो किरणें हैं। ए पर एक कोण बनना है थीटा, इसको थीटा से दिखाया गया है, और P बिंदु से एक ये लंब खींचा गया है। तो ये त्रिभुज बन गया PMA। PMA। तो इस त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि तीन भुजाएं हैं। इनको चित्र में X, Y और R से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि त्रिभुज में भुजाएं तो यहाँ पे X, Y और R से दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे मुख्य ध्यान देने की बात यह है कि इस कोण के लिए किस भुजा को हम आधार बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे और किसको कर्ण बोलेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, उनके अलावा जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं, या समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो कोण ये यहाँ पे थीटा से दिखाया गया है, इसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, इसको लंब बोला जाएगा। ये जो लंब है वो इसी कोण के लिए है। इस कोण के लिए लंब ये भुजा हो जाएगी। तो कोण के सामने की भुजा को लंब और इसके अलावा कर्ण के अतिरिक्त भुजा को आधार कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण बोली जाएगी, और किसी भी कोण, इसके समकोण के अलावा किसी भी कोण के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे, और तीसरी जो भुजा रह गई है उसको आधार बोलेंगे। तो इस थीटा कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है, और इस P बिंदु पर जो कोण बन रहा है उसके लिए ये सामने की जो भुजा है ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तीन भुजाएं हैं। तो तीन भुजाओं को बारी बारी से लेके 6 अनुपात बन सकते हैं। एक अनुपात है इस कोण थीटा के लिए, सबसे पहले Y और R का अनुपात, यानी कि Y/R, इसको हम साइन थीटा बोलते हैं। फिर है X/R, X/R, ये कॉस थीटा बोला जाता है। फिर तीसरा है Y और X का अनुपात, Y और X का अनुपात, इसको हम टेन थीटा बोलते हैं। और फिर तीन अनुपात जो होंगे इन्हीं के व्युत्क्रम होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। पहले हमने Y/R लिया था, तो अब ले लेंगे R/Y। तो एक अनुपात ये हो जाएगा, ये साइन का अपोजिट यानी कि कोसेक होगा, कोसेक थीटा बोला जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लिया था X/R, ये कॉस थीटा था। अब इसका उल्टा ले लेंगे R/X, ये हो जाएगा सेक थीटा, R/X सेक थीटा। इसके अलावा एक लास्ट और रह गया है, जो हमने Y/X लिया था, अब इसका अपोजिट X/Y, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो कुल मिला के ये 6 अनुपात होंगे, जिनमें से हम देख पा रहे हैं कि तीन मुख्य हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और तीन इन्हीं के व्युत्क्रम हैं। बाकी जो तीन हैं इन्हीं के व्युत्क्रम हैं। साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं। कॉस थीटा आधार और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं, और टेन थीटा लंब और आधार के अनुपात को बोलते हैं। और बाकी जो शेष तीन हैं वो इन्हीं के व्युत्क्रम हैं। कॉट थीटा टेन का व्युत्क्रम है,
कॉट थीटा जो है वो tan का व्युत्क्रम है, ये लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब है। फिर सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, ये आधार बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है कॉस थीटा तो ये कर्ण बटे आधार है। और इसी तरीके से जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब है। तो इन अनुपातों का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो दिमाग में अच्छे से ये बैठ जाएंगे, अच्छे से ध्यान में रहेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे विशेष ध्यान देने की है कि जो हम साइन थीटा है उसको बीजगणित की तरीके से, जैसे x y को हम लोग बीजगणित में x इंटू वाई मान लेते हैं, x इंटू वाई होता है, इनके बीच साइन कोई नहीं लगा है तो गुणा का ही चिन्ह लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर साइन थीटा का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये साइन इंटू थीटा है ना, ये थीटा का साइन है, यानी कि ये जो थीटा लिया गया है चित्र में दिखाया गया होगा उस थीटा के लंब और कर्ण के अनुपात को ये व्यक्त करता है, इसलिए ये गुणा या प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है उसको हम साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, यानी त्रिकोणमिति में जो स्क्वायर है वो इस तरीके से लगाते हैं। त्रिकोणमिति में जो होल स्क्वायर है वो इस प्रकार से लगाया जाएगा। और साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसका ये कतई मतलब नहीं है, ये गलत है, ये लिखा भी है नॉट इक्वल। फिर इधर साइन थीटा का इन्वर्स इक्वल साइन इन्वर्स थीटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये चीज़ें अगली क्लास में आएंगी, अभी नहीं है सिलेबस में। यहाँ पे ये भी ध्यान देने का है कि साइन थीटा, अगर हम लंब को P से, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए P से निरूपित किया गया है, और आधार को बेस बोलते हैं इसलिए B से निरूपित किया गया है, और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इसलिए H से निरूपित किया गया है। तो संक्षेप में ये यहाँ पे समझाया गया है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में संबंध। तो शुरू में हमने देखा कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो इस तरीके से जो टेन थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो लंब बटे आधार हो जाती है। अगर इस चित्र में देखें तो साइन थीटा AC अपान AB, कॉस थीटा BC अपान AB और टेन थीटा AC अपान BC। टेन थीटा AC अपान BC आया हुआ है, और अगर इसमें दोनों में अंश और हर में AB से भाग कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा, और AC अपान AB को हम साइन थीटा लिख लेंगे और BC अपान AB को कॉस थीटा लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा। विशेष कुल मिला के 6 अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इनको हम वृत्तीय फलन भी कहते हैं। दूरियों के चिन्ह, दूरियों के चिन्ह, तो जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा है कि इस मूल बिंदु के दाहिनी ओर की जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव होती हैं, मूल बिंदु से YH पे ऊपर की जो दूरियां हैं ये पॉजिटिव होती हैं, मूल बिंदु से X अक्ष पर बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और मूल बिंदु से YH पर नीचे की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में यहाँ पे भी रखा जाता है। और हाई स्कूल लेवल में केवल ये पहले चतुर्थांश की बात की जाती है, और पहले चतुर्थांश में जो भी चीज़ें हैं
वो सब की सब धनात्मक ही आती हैं। इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ लिखा है वर्गमूल लेते समय यहाँ हम केवल धनात्मक चिन्ह लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने केवल न्यून कोण ही लिया है। तो न्यून कोण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे धनात्मक चिन्ह ही लिया जाएगा। कोई भी दूरी, चाहे वो आधार की हो, लंब की हो या कर्ण की हो, ये सारी दूरियां यहाँ पर धनात्मक ही ली जाएंगी।